और फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार या अरुण राज तलवार। आज की कहानी एक बड़ी अजीब और गरीब कहानी है और ये विज्ञान द्वारा अनुसंधान का विषय है, लेकिन ऐसा हो चुका है, ये मैं आपको पूरी तरह कह सकता हूँ। मैं जिस कंपनी में मैनेजर था, तो मुझे अपनी कंपनी के काम से अपने क्लाइंट्स के यहाँ जाना पड़ता था और जो रॉ मटेरियल हम मंगवाते थे उसके डीलर्स के पास भी मुझे आए दिन जाना पड़ता था। इसके लिए मुझे कंपनी एक अमाउंट देती थी। कई बार तो मैं हवाई जहाज़ या किसी बस द्वारा या टैक्सी द्वारा भी चला जाता था, लेकिन मैं कन्वेंस क्लेम करता था कि मैं अपनी पर्सनल कार से गया हूँ और मैंने पेट्रोल पे इतना खर्चा किया। रास्ते के बिल भी कंपनी मुझे कहती थी कि जो अपने खाने पे या कहीं रात बिताने के लिए होटल में कमरा लेना है तो उसके बिल भी मैं कंपनी को दे सकता था। तो ये हमें करना पड़ता था, क्योंकि जब मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ था तो उस अधिकारी ने, जिसने मुझे सिलेक्शन के लिए मंजूरी दी थी, उसने ये कहा था कि तुम्हारा ये काम रहेगा, तुम्हें इस तरीके से अपने बिल क्लेम करने का भी हक होगा। अब तुम वो क्लेम करो या ना करो, लेकिन तुम्हें एक फिक्स अमाउंट हर महीने मुझे देना पड़ेगा। अब ये मेरी मजबूरी थी, जबकि मैं जब से होश संभाला, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में, और हम उनके साथ जगह जगह अलग अलग प्रदेशों में रहे। वहाँ सेंट्रल स्कूल वाला में हमारी पढ़ाई हुई और वहाँ का माहौल और सिविल का माहौल कुछ अलग था। लेकिन अब जब मैं खुद कमाने लगा था तो मुझे उन असूलों को तोड़ना पड़ा जो मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कार से आया था। एक बार हमारी कंपनी ने मुझे कहा कि तुम्हें 6-7 महीने के लिए जाके छत्तीसगढ़ के एक शहर में रहना पड़ेगा। वहाँ तुम्हें किराए का मकान लेना है अपनी सुविधा अनुसार, और तुम उसका जो किरायानामा होगा उसकी कॉपी हमें दे देंगे और हम तुम्हारी सैलरी में वो किराया जो था रियम्बर्स कर दिया करेंगे। उन्हीं दिनों में मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई, जो कि मुझे बाज़ार में मिला था
और उसने मुझे हमेशा सहयोग दिया था। उसका नाम था शहजादा। तो मैं कई बार सोचता था कि ये शहजादा किस फैमिली से बिलोंग करता होगा। बाद में पता लगा कि उसका नाम विश्वेश था और उसके पापा एक सरिया फैक्ट्री में स्टेनोग्राफर लगे हुए थे। वह अपने सर्विस से घर आते जाते मुझे मिलता था। मैं भी फील्ड एरिया में अपने काम से घूमता रहता था। वहाँ कुछ हमारे सप्लायर थे, डीलर भी थे, तो उनके संपर्क में मैं अपनी कंपनी में दी गई ड्यूटी पूरी करता रहता था। एक बार मैं और विश्वेश यानी कि शहजादा एक टैक्सी के द्वारा साथ के एक बड़े शहर में गए। वहाँ एक ट्रेड नुमाइश लगी हुई थी जहाँ की दूसरे देशों के स्टॉल थे। हम लोग वहाँ गए तो घूमते घूमते हमें एक जापानी स्टॉल दिखाई दिया। जापानी और चाइनीज़ स्टॉल पास पास में थे। वहाँ कई किस्म के रोबोट भी थे। कुछ विशेष चीज़ें जो कि हमारे देश में मिलती नहीं है, बाहर से आयात की जाती हैं, वो भी उस कंपनी ने यहाँ दी थी। वहाँ लिखा था व्यापार प्रदर्शनी। अलग अलग चीज़ें देखते हुए एक जगह हमें गुब्बारे जैसी हवा से भरी गुड़ियों का मॉडल दिखाई दिए। तो उसने वहाँ के सेल्स मैन को पूछ लिया। विशेष ने पूछा ये कैसे है, मतलब डेकोरेशन की चीज़ है? तो वो हमको एक कोने में ले गया, कहने लगा कि इनको हमने कपड़े पहनाए हुए हैं। वास्तव में ये एक बेड पार्टनर की तरह यूज़ की जाती हैं। तो हम बड़े हैरान हुए। हमने कहा कि कैसे, आप हमें समझाइए कि अगर हम ये लेना चाहें तो किस काम आएगी। तब उसने एक बड़ा सा गत्ते का डिब्बा जो कि काफ़ी लंबा सा था, उसे उठाया और हमें कहने लगा ये देखिए। उसने डिब्बा खोला, उसके अंदर पिचके हुए गुब्बारे की तरह कुछ पड़ा था। उसने उसको निकाला और कहने लगा ये देखिए, ये एक लड़की बन जाएगी अब। उसने एक पेट पे नाभि की जगह लगा एक बटन दबाया तो हमने देखा धीरे धीरे वो फूलने लगी। उसके अंदर वैक्यूम की जगह अब हवा भरती जा रही थी। हवा फूलने के बाद वो एक पूरी लड़की के आकार की गुड़िया बन गई। उसके जो स्त्रियों के अंग होते हैं वो हूबहू वैसे ही थे।
विश्वेश बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने विश्वेश को कहा कि मत पड़ो इन चक्रों में, ये क्या है। कहने का नहीं यार, ये तो हमारे काम की चीज़ है। मैं तो रोज़ बोर होता रहता हूँ, रात को नींद नहीं आती। तो उसने बताया कि इसको आप सेक्स पार्टनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से साफ़ सफाई हो जाती है और ऐसे बटन को इस तरफ घुमाने से इस पर हवा निकल जाएगी और आप इसको लपेट के बॉक्स में रख सकेंगे। विश्वेश मचल गया। उसने कहा कितने की पड़ेगी ये गुड़िया। उसने जापानी करेंसी में बताया, लेकिन उसको हमने कहा कि इंडियन करेंसी में बताइए। उन्होंने अमाउंट बताया तो विश्वेश ने जब हावी भरी तो उसका बिल तैयार हुआ। पेमेंट किया और पेमेंट लेके वो बॉक्स उठा के हमने गाड़ी में रख लिया। मैंने विश्वेश को कहा भैया तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सब बनावटी चीज़ें हैं, हमारे देश के संस्कार नहीं है, ये जापान में होता होगा, यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा तुम्हें अगर ज़्यादा ही नशा है तो तुम रेड लाइट एरिया में जाओ, लेकिन ऐसे बनावटी चीज़ें जो है ये गैर कानूनी है। अगर किसी ने कोई शिकायत कर दी या तुम पकड़े गए तो तुम पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन वो माना नहीं। मैंने अब देखा कि विश्वेश जो है मेरी दोस्ती के काबिल नहीं लग रहा था, तो मैंने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन मैं बड़े शोरूम से अपने लिए 2-3 टी शर्ट लेकर बाहर निकल रहा था तो एक महिला ने मुझे आवाज़ दी, तो मैं ठिठक पड़ा। मैंने अनजान आवाज़ की तरफ नज़र घुमाई तो देखा एक महिला साड़ी ब्लाउज पहने, कंधे में बड़ा सा पर्स लटकाए, मेरे से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा के आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं अचका गया। मैं कहा जी नमस्ते। वो कहती अरे यार हाथ तो मिलाओ, बहुत दिनों बाद मिले तो कहाँ चले गए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता, आप कौन है जी। वो महिला बोली मुझे तुम क्या अब घर वाले भी नहीं पहचानते। मैंने हैरान होकर कहा, मैंने कहा भी समझा नहीं, आप हैं कौन। मैं तो आपसे कभी पहले नहीं मिला। कहते ले हम तो इकट्ठे बहुत दिन रहे, हम खूब आते जाते थे, घूमते थे। मैंने हैरानी भरी नज़रों से उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में शरारत दिख रही थी। उसके होंठ लिपस्टिक से लाल हो रखे थे और साफ झलकता था कि वो मेकअप करा के भटक रही थी। वो मुझे अपनी सुरीली आवाज़ में बोली चलो यार
किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी हो जाए। वैसे लंच का टाइम भी हो रहा है। मैं कहा मुझे अभी बहुत काम है, फिर किसी दिन का प्रोग्राम बनाइए, और जब मैं आपको जानता नहीं हूँ तो मैं आपको साथ जाना पसंद नहीं कर रहा। कहते हैं यार तुम फॉर्मेलिटी में मत पड़ो, आओ। मैंने कहा भैया मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम बताओ तुम हो कौन। वो महिला बोली ऐसे खड़े खड़े कैसे बता दूँ बाज़ार में, लंबी कहानी है, चलो मेरे साथ कॉफ़ी पीते हैं। हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए, तो वो मुझे लेके कोने वाली सीट पे गई जहाँ वॉशरूम था और बाहर वॉश बेसिन लगा था। अपनी टेबल से उठकर लोग खाना खाने से पहले या बाद में हाथ धोने ही आते थे, इसलिए वहाँ इक्का दुक्का आदमी ही कोई कभी आता था। एकांत में हम बैठ गए। उसने कहा क्या तुम वाकई मुझे नहीं पहचानते? मैं कहा सॉरी, मैं इस शहर में भी नया हूँ और मैंने आज तक यहाँ की किसी महिला से जान पहचान नहीं बनाई है, और मुझे अपनी कंपनी से जो काम मिला हुआ है उसको करने के लिए मैं सारा दिन बिज़ी रहता हूँ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। वो कहने लगी आराम से बैठो। उसने मेरे मनपसंद सामान यानी कि खाने पीने के लिए मेरी मनपसंद की चीज़ें मंगवाई, और मुझे कहने लगी कि यही खाते हो ना तुम। मैं बड़ा यार, मैंने कहा यार खाता तो मैं ये हूँ, पर आप हो कौन? क्या आप मेरे किसी जान पहचान वाले की पत्नी हैं? कौन है आप? वो बोली क्या तुम्हें मैं शादीशुदा दिखती हूँ? क्या मेरी मांग भरी हुई है? क्या मेरे माथे पे बिंदिया है? क्या मंगलसूत्र है? कुछ नहीं है, देखो हाथ में थोड़ी बहुत सादी चूड़ियाँ हैं। मैंने कहा फिर आप हो कौन? कहने लगे पहले कुछ खा पी लेते हैं फिर बताएंगे। वो मुझे ऐसी बातें बताने लगी जैसे मुझे कुछ हफ्ते पहले की, 15-20 दिन पहले की याद दिला रही हो। फिर आखिर में बड़े रासदार तरीके से वो आगे आई और मुस्कुरा के बोली याद है हम दोनों एक जापानी स्टॉल में घुसे थे? मैं चुप पड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं तो विश्वेश नाम था उसका, उसके साथ गया था, शहजादा। वो बोली मैं शहजादा ही तो हूँ विश्वेश। अरे हमने वो गुड़िया खरीदी, तुमने मना भी किया था। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है, मैंने ऐसे विश्वेश के साथ जापानी स्टार में गया था, विश्वेश को मैंने मना भी किया था, लेकिन उसने वो गुड़िया खरीदी। कहती है ये जो मैं दिख रही हूँ मैं ये गुड़िया ही हूँ। मैं कहा गुड़िया? कहती है और चलो मेरे कमरे में, वहाँ तुम्हें पुरुष विश्वेश बेड पर चपटी गुड़िया के रूप में पड़ा हुआ मिलेगा। मैंने कहा क्या? मेरी हंसी निकले या रोना आए या मैं गंभीर हो जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा ये आप ये कैसी बातें करनी है जी? कहने कर रही है नहीं, कर रहा हूँ, मैं विश्वेश हूँ यार।
मैंने कहा तुम विश्वेश कैसे हो? तो वो कहने लगा जिस काम के लिए मैं वो गुड़िया लाया था उसके साथ मैं वो कार्रवाई आए दिन करता रहता था। और एक दिन मैंने उस गुड़िया के कान में कहा, आई लव यू वेरी मच। मैं तुम में समा जाना चाहता हूँ, तुम मुझ में समा जाओ। हम अब पति पत्नी की तरह रहेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। जैसे ही मैंने कहा मुझे कंपकपी छूटने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे उस गुड़िया ने अपनी बाहों में मुझे भींच के लिपटा लिया हो और उसके होंठ मेरे होंठों पे आ गए। उसने मुझे दबोच लिया और धीरे धीरे उसने मुझे पीठ के बल बेड पे डाल दिया और वो मेरे ऊपर आ गई। धीरे धीरे मैं यानी कि विश्वेश आत्मा के रूप में उस गुड़िया में प्रवेश करता गया और तब से अब तक एक रात को मैं विश्वेश पुरुष बन जाता हूँ और एक रात में विश्वेश महिला बन जाता हूँ। आज मैं महिला के टर्न में बाज़ार में घूम रहा हूँ। रात को मैं जाके विश्वेश पुरुष बन जाऊंगा और तुम कल जब मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें उन्हीं पुराने रूप रंग में मिलूंगा। मैंने दहशत के मारे उसको देखा। मैं कहा जिसका डर था वही हुआ, नुकसान हो गया ना। अब वो कहने लगा अब मैं बड़ा मजबूर हूँ और मुझे एक दिन छुप कर महिला के रूप में रहना पड़ता है। मैं अपने काम पे नहीं जा सकता, नौकरी भी छूटने वाली है क्योंकि एक दिन मैं हाजिर रहता हूँ, एक दिन गैर हाजिर रहता हूँ। तो मैं अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा देखो मैं एक कंपनी में मैनेजर ज़रूर लगा हुआ हूँ लेकिन वास्तव में एक एडवोकेट भी हूँ, लेकिन आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। मैंने LLB की हुई है, मुझे उपाय सोचने दो। मैं आंखें बंद करके बैठ गया तो उस महिला रूपी विश्वेश ने मुझे कहा कि अच्छी तरह उपाय सोच लेना, कल मैं पुरुष विश्वेश के रूप में रहूँगी और फिर हम इसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। हमने टाइम फिक्स किया और वो अपनी अपनी राह चल दिए। रात भर मुझे नींद नहीं आई, मैं बहुत कुछ सोचता रहा। मैंने कहा देखो कल मिलते हैं। और ये विचार कल मिलते हैं वाली बात मैं बार बार मन में दोहरा रहा था। मैंने कहा अपने आप को कि यार अगर ये सॉल्यूशन कल तक मैंने विश्वेश को नहीं बताया तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तब मुझे अपने वकीलों वाली सोच दौड़ानी पड़ी। अगले दिन मैं अपने ऑफिस के काम से बाज़ार में निकला तो उस रेस्टोरेंट में उसी एकांत वाली सीट पे जाके बैठ गया।
नियर टाइम पे विश्वेश आया। उसने नीली पैंट और लाल कमीज डाली हुई थी और वो बहुत थका हुआ सा लग रहा था। अब उसके चेहरे पे वो रौनक भी नहीं थी जो मैं शुरू में देखकर उससे दोस्ती कर बैठा था। उसने आके मुझसे हाथ मिलाया और वेटर के आने पर उसने खाने पीने के लिए ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद, नाश्ते पानी के बाद मैंने विश्वेश को कहा, तो सुनो जो उपाय मैं बता रहा हूँ। विशेष ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मुझे लगा उसकी भौं के बाल काफ़ी बढ़ गए थे और आंखों पे लटक रहे थे। उसके चेहरे पे अभी भी जैसे लाली और पाउडर पुता हुआ हो, ऐसा मुझे आभास हो रहा था। मैंने कहा, तुम ठीक हो? विश्वेश ने कहा, हाँ ठीक हूँ, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। किसी दिन तुम सुनोगे कि मैंने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा है। मैंने कहा, सुसाइड? ओह। मैंने कहा, दफ़ा 306 IPC के तहत यह आत्महत्या बहुत बड़ा जुर्म है, ऐसा नहीं करना। फिर कहने लगा, आत्महत्या ना करूं तो क्या करूं? मैं कहा, देखो, आत्महत्या की तरह ही अब आपने उस गुड़िया के नज़दीक नहीं जाना, उसको वहीं पड़ी रहने देना, और चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आके उसे समेट के बॉक्स में बंद करेंगे और किसी जगह दफना देंगे। विशेष कहना, मैं समझा नहीं। मैं कहा, देखो, तुम्हारा रूप तब बदलता है जब तुम उसके साथ एक बिस्तर पे गलत काम करते हो। जब तुम उससे वैसा संपर्क नहीं बनाओगे तो वो तुम्हारे अंदर से निकलेगी नहीं, आएगी नहीं, तुम विश्वेश ही रहोगे। उसने ठंडी आह भरी, कहता, अरे इतना आसान सा दिखा, ये तो मैं कब का कर लेता, लेकिन भाई तुम तो वकील हो। मेरे को कहने लगा, तुम ये मैनेजरी छोड़ो और जाके गाजियाबाद कोर्ट में, 30,000 में, करकाडूमा में, हाई कोर्ट में कहीं भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम कई ज़िंदगियां बचा सकते हो। तुम्हारा माइंड वाकई एडवोकेट वाला है। उसने तसल्ली से मेरे से हाथ मिलाए, कहने लगा, बिल का पेमेंट मैं ही करूँगा, और हम जुदा हो गए। मैं जब तक उधर रहा, उसके संपर्क में रहा, तब तक 6 महीने का पीरियड होने पे मुझे वहाँ से वापस अपने शहर, अपनी कंपनी में आना पड़ा। तब से मैं विश्वेश से नहीं मिला हूँ और आशा करता हूँ कि ज़मीन में आग की झाड़ियों के बीच दफनाई गई वो गुड़िया और उसका बक्सा विश्वेश ने दोबारा नहीं खोला होगा। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन भी ऑन कीजिएगा। थैंक्स।